तो काफी सिंपल, स्वीट और काफी प्यारी यूनिट है ये यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है एप्लीकेशंस। किसकी एप्लीकेशंस? यार हमें पता है, हम समझदार है सब लोग, पता है एआई की एप्लीकेशंस ही होगी। तो यहाँ पर कुछ भी हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, काफी सब कुछ सिंपल सा हमारा पढ़ा हुआ है। मतलब इसमें जो यूनिट में चीज दे रखी है ना, वो 90 to 95% आप ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो इसके लास्ट यूनिट्स में। तो ऐसा कुछ इसमें आपको नया नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बची 5 या फिर 10% चीजें हैं वो भी आपको पता है, भले से इस सब्जेक्ट में ना हो, लेकिन आप आम जिंदगी में वो देखी होगी और आपको उसके बारे में पता होगा। तो फिर मतलब क्या बनता है? बस मतलब ये बनता है कि हम इसको एक बार देखने वाले हैं और इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो आप एक बार पढ़ लेना, और बाकी मैं अपने मन से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, हम साथ में समझने वाले हैं। और अगेन रिपीट करता हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, हम साथ में मिलकर इसको पढ़ने वाले हैं। अब नीचे इसका सिलेबस देखेंगे इस यूनिट का। तो यूनिट नंबर 5 जो है एप्लीकेशंस, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना होगा इमेज और फेस रिकॉग्निशन क्या होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन ये भी पहले देख चुके हैं। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं। और कंप्यूटर विजन क्या होगा ये भी हमें पता है क्या होता है। रोबोट्स के बारे में आपको पता ही होगा। और एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेशंस यूनिट, एप्लीकेशन यूनिट के अंदर एक और यूनिट जिसका नाम एप्लीकेशन। ये क्या बात हुई, ये क्या लॉजिक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो इन पहली बात तो एप्लीकेशंस ऑफ एआई यहाँ पर लिखना चाहिए था, और बाकी तो यार एप्लीकेशंस है इसमें ऑलरेडी। इस यूनिट में बेसिकली हम एप्लीकेशंस देखने वाले हैं एआई की। तो एआई की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। ये जो इमेज और फेस रिकॉग्निशन है ये ऑलरेडी एआई की एप्लीकेशन है, लेकिन फिर इसकी भी एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी भी एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर से एप्लीकेशन के अंदर एक और एप्लीकेशन। मैं ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहला इमेज रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन। देखो इमेज रिकॉग्निशन आपको पता होगा क्या चीज होती है। इमेज से आप समझते होंगे, इमेज मतलब फोटो या फिर एक पिक्चर, और रिकॉग्निशन आप समझते होंगे मतलब पहचानना, पहचान करना। तो एक फोटो को ही पहचान करना, फोटो में क्या चीज है उसको पहचानना, इस तरह की चीजों को हम इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। और एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कि हमारे फोन में होता है गूगल लेंस हुआ, तो उसमें कैमरा खोल के आप स्कैन कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये माइक्रोफोन है, मैं इसकी पिक्चर लूंगा, स्कैन करूंगा, बता देगा ये एक माइक्रोफोन है, ये कौन सा है, इसका क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, कहां से खरीद सकता हूँ, पूरी डिटेल्स मुझे निकाल कर दे देगा। तो उसने क्या करा, इमेज को रिकॉग्नाइज करा, और उसमें जो ऑब्जेक्ट था उसमें ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करा। इमेज रिकॉग्निशन समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन भी समझ में आ गया होगा। और इसी तरह जो है हमारा फेस रिकॉग्निशन काम करता है। तो फेस रिकॉग्निशन में क्या होता है, हमारे फेस को पहचान करता है। जैसे कि हमने फेस लॉक लगा रखा है, फेस आईडी लगा रखी है अपने फोन में, तो आप फोन जब भी अनलॉक होगा जब आपके फेस को पहचानेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपकी फेस को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपके चेहरे को पहचान रहा है। वो कर क्या रहा है, आपकी इमेज को जो है कैप्चर करा, फिर उसने उसको रिकॉग्नाइज करा, जो उसके पास डेटा आपने पहले दिया था कि इसी फेस से अनलॉक होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फेस रिकॉग्निशन। तो इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन आपको समझ में आ गया। तो हमारी आधी यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। तो बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन क्या है, किसी भी, ये एक एआई की टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी प्लेस, लोगो, ऑब्जेक्ट या फिर पीपल, बिल्डिंग वगैरह किसी भी चीज को ना ये रिकॉग्नाइज करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी इमेज में। और ये जो इमेज रिकॉग्निशन है ये कंप्यूटर विजन का एक पार्ट है। देखो आगे जाकर एक कंप्यूटर विजन टॉपिक है, तो एक कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन है इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो एक कंप्यूटर विजन के ही सब पार्ट है, लेकिन इसका चीज जो मेन इसका टॉपिक है वो आगे दे रखा है, और इसकी जो एप्लीकेशन, इसके पार्ट्स है वो पहले दे रखे हैं। तो फिलहाल हम उसको छोड़ते हैं, हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट में दे रखा है, जो इसका जो टॉपिक है, जो यूनिट है, उसी सीक्वेंस में हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फेस अनलॉक वाली मैंने आपको बताई दी है। तो अभी ये जो इमेज रिकॉग्निशन है ये आप समझ में आ गया होगा। तो इमेज रिकॉग्निशन की ही कुछ एप्लीकेशन या फिर एग्जांपल्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन। तो यही हमारी चीज़ होती है। अब इसके ना कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जो कि आपको लिखने में, एग्जाम में लिखने में काफ़ी ये काम आ सकती है। जैसे कि मोड और टाइप्स हो गए, इमेज रिकॉग्निशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। बेसिकली मतलब ये अलग अलग एक्सपेक्ट में अलग अलग टाइप हो सकता है। तो समझ रहे हो ना, अलग अलग हिसाब से अलग अलग टाइप्स हो सकता है किसी चीज़ के हिसाब से 3 टाइप हो, किसी और चीज़ के हिसाब से 4 टाइप हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये 2 टाइप्स हमने लिख रखा है, जो कि हो गया सिंपल और मल्टी रिकॉग्निशन। तो सिंगल में क्या होगा, एक इमेज में एक ही ऑब्जेक्ट को ये
प्रिडिक्ट कर पाएगा, उसको फाइंड कर पाएगा और मल्टी क्लास में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ रिकॉग्नाइज कर पाएगा। वर्किंग क्या है इमेज रिकॉग्निशन की? तो सबसे पहले वर्किंग तो यही है, देखो हम सबसे पहले डेटा इकट्ठा करेंगे और डेटा देंगे। जैसे हमें एक डॉग को रिकॉग्नाइज करना है किसी पिक्चर में कि ये कुत्ता है या फिर नहीं, इसको डिटेक्ट करना है, तो हम पहले डॉग्स के इमेजेस का डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, हम CNN का यूज करेंगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आपको पता है CNN में ही आपने देखा था ना इमेज रिकॉग्निशन का कितना बड़ा एग्जांपल दिखाया था हमने, और सब कुछ समझा था कि CNN जो है वो हम इमेज रिकॉग्निशन के लिए किस तरह से यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर CNN का यूज करेंगे और CNN में वो इमेज का जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसको इसमें फीड करेंगे और इसकी ट्रेनिंग कराएंगे। और आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, CNN हमारा कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको पता है। इससे लास्ट वाली यूनिट आपने देखी होगी, हमने डाल रखी है, तो वो आप समझ गए होंगे। फिर जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी CNN में, फिर बस हम कोई भी प्रिडिक्ट करने के लिए कोई भी इमेज देंगे डॉग की। जैसे हमने पास में मेरे एक डॉग बैठा है, मैंने उसका फोटो क्लिक करके अपने इसका चेक करा, तो देखेंगे कि वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि एक डॉग की पिक्चर है, क्योंकि CNN ने जो है वो डिटेक्ट कर लिया और इसको हमने पहले से डेटा दे रखा था। तो इस तरह से ये चीज़ हमारी काम करती है। अब यूजेस क्या है, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है इमेज रिकॉग्निशन के, हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो हम ड्रोन्स में यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन में हम कैमरा लगा देता है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में हमें काम करने के लिए काफ़ी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। जैसे मॉनिटरिंग करनी है किसी चीज़ की, हमने ड्रोन उड़ा दिया कि कोई जैसे एरिया है जहाँ पर मिलिट्री का एरिया समझ लो, जहाँ पर लोग अलाउ नहीं है, वहाँ पर हमने ड्रोन का सर्विलांसिंग कर रहा है यहाँ पर और मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई भी दिखेगा, इंस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पर कोई बंदा है, कुछ खतरा है। तो इस तरह से ड्रोन का मल्टीपर्पज़ में हम यूज़ कर सकते हैं इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि फाइनली कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, तो प्रोडक्ट जो फाइनल निकल कर आएगा, तो हमारा इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू वो प्रोडक्ट को एनालिसिस करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और चेक करेगा कि ये इसकी पैकिंग वगैरह सब कुछ सही से हुई है या फिर नहीं, ये प्रोडक्ट डिफेक्टेड तो नहीं है। तो वो उसकी फ़ोटो देखकर ही बता देगा कि इसके मतलब डायमेंशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमें एक ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, और कुछ भी डिफेक्ट होगा तो ये हमें मैन्युफैक्चरिंग में इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू ही पता चल जाएगा। और इसी तरह ना फॉरेस्ट एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉरेस्ट में ड्रोन्स का यूज़ करेंगे और ड्रोन को उड़ाएंगे, देखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं, जिससे अगर कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम दिखती है जिससे हमें पता चल जाए कि इससे फॉरेस्ट में आग लग सकती है या फिर कोई डिज़ास्टर आ सकता है, तो हम पहले से ही ड्रोन से मॉनिटरिंग करके हमें पता चल जाएगा। ऑटोनोमस व्हीकल में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार में इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू में पता चल जाएगा कि कहाँ पर रोड है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किससे बचना है, किससे नहीं बचना है, और नया डेटा भी कलेक्ट करता रहेगा। तो इमेज रिकॉग्निशन से वो समझ जाएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं और किन को हमें ठोकना है, किन को नहीं ठोकना है, किन से बचना है और किन से नहीं बचना है। मिलिट्री में यूज़ कर सकता है। आपको पता ही है कि जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, मिलिट्री बेस में यहाँ पर हम वो कर सकते हैं मॉनिटरिंग वगैरह, कोई वो तो नहीं है, तो इस चीज़ में कर सकते हैं। या फिर हम इस तरह से भी मतलब अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो है वो चेक कर सकते हो बॉर्डर पर हो रही है या फिर नहीं, और ये हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। फेस रिकॉग्निशन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फेस रिकॉग्निशन हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में भी होता है कि आपके टिकट के टाइम पर जब कंफर्मेशन होगा तो आपका फेस जो है वो ऑटोमेटिकली सेंसर रहता है, वो डिटेक्ट कर लेगा कि जिस बंदे ने ये टिकट बुक करी थी क्या ये वही बंदा है। तो इंसान को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली कंप्यूटर अपने आप बता देगा कि ये वही बंदा है। और इसी तरह फेस रिकॉग्निशन आप अपने बायोमेट्रिक्स में यूज़ करते हो एज अपने फेस को आजकल, तो अपने फ़ोन में भी फेस अनलॉक लगा लेते हैं, तो फेस को देख कर ही ये आपके फ़ोन को अनलॉक करता है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है फेस रिकॉग्निशन। तो फेस रिकॉग्निशन की वर्किंग क्या है, तो सबसे पहला काम है फेस को डिटेक्ट करना। तो सबसे पहले एग्जांपल लेता है फेस अनलॉक का ही, जो हमारे फ़ोन में मिलता है। तो फ़ोन में भी दो मतलब काफ़ी तरह के होता है, ऑफ टॉपिक की बात बता रहा हूँ मैं। एक तो हमारा IR सेंसर के थ्रू होता है, एक कैमरा बेस्ड होता है। सस्ते फ़ोन में जो है हमें, सस्ते क्या आप तो मोस्टली फ़ोन में जो है एक्सेप्ट आईफोन, हमें कैमरा बेस्ड ही फेस अनलॉक देखने को मिलता है, जो कि कैमरे से ही फ़ोटो आपका कैप्चर कर लेता है और उसी से ही उसकी AI का यूज़ करके वो डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करता है और उसी से ही वो यूज़ करता है। और कुछ कुछ फ़ोन में जैसे कि पोको F1 है और आईफोन है, इनमें डेडिकेटेड IR सेंसर्स होते हैं। वो क्या होता है, वो डेप्थनेस मेज़र करता है, कितनी दूर आपकी नाक है, कितने गहरे आपका फेस है, तो पूरा एक 3D मॉडल जनरेट कर देता है, जो कि ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। और अंधेरे में भी वो काम करता है, क्योंकि IR उसमें
रेज होती है उसका यूज़ करके वो फेस को अनलॉक करता है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम आप फेस लॉक लगाने के लिए क्या करते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करते हो। फेस अनलॉक लगाने के लिए सबसे पहले अपना फोटो वहाँ पर क्लिक करते हो, उसको स्कैन करवाते हो अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले तो ये काम है, अपना डेटा अपने फ़ोन को बता दिया कि देख लो भाई, पहचान कर लो कि ये है मेरा फेस, और जब ये फेस दिखे तभी इसको अनलॉक करना। तो आपने फेस डिटेक्शन के लिए यहाँ पर अपना फेस को यहाँ पर दे दिया अपने फ़ोन को, जो कि वो कर लेगा। अब जो फ़ोन है आपका वो क्या करेगा, आपके फेस को एनालिसिस करेगा, वो उसकी जो भी इसकी रेंडरिंग प्रोसेस है वो करेगा, फेस फोटो को कन्वर्ट जैसे भी उसको करना है, कि मान लो कि बैकग्राउंड की एरिया उसने हटा दी और जो जो मेन एरिया थी सिर्फ उसको क्रॉप कर लिया, तो इस तरह से वो अपना पीछे काम करेगा और उसका एक 2D इमेज बना लेगा या फिर 3D इमेज बना देगा, जैसा भी आपका सेंसर है उस पर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो आपकी इमेज आ गई अब उसको जो है वो मैथमेटिकल नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और जो पिक्सल्स होते हैं ना उनको एक डेडिकेटेड नंबर दिए जाते हैं, तो इस तरह से ना फोटो को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद जब फाइनली जब आप अनलॉक करने के लिए फ़ोन को उठाओगे, सामने रखोगे, तो वो मैच करेगा, और आपने फेस सामने रखा तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो गया, आपके फोटो को कैप्चर करेगा, फिर उसके जो नंबर्स है, उसके जो मैथमेटिकल नंबर्स है उसको मैच करने की कोशिश करेगा जो आपने पहले डेटा दिया था। मैच हो गया तो अनलॉक हो गया, नहीं मैच हुआ तो वो बोल देगा खत्म, टाटा बाय बाय, आप दूसरा फेस लेकर आओ जो आपने रजिस्टर करा था। अब इसके बाद क्या है, फेस रिकॉग्निशन के कुछ सॉफ्टवेयर्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी काम आएगी और पूछी भी जा सकती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मोबाइल के एप्लीकेशंस वगैरह लिख रखे, ये ना काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी यहाँ पर कंपनीज यूज़ करती है अपने अलग अलग पर्पस के लिए, अपने फर्म में यूज़ करती है, या फिर कोई वो सॉफ्टवेयर बना रही है तो इनका एल्गोरिदम यूज़ करती है, सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, तो ये चीज़ काम करती है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी सारी कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट बनाती है, काफ़ी सारी अपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन वो क्या करती है, वो अलग से क्लाउड सर्विस को बाय करती है, रेंट पर लेती है, जैसे कि AWS पर ले लिया, मैं ऑफ टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं फेस रिकॉग्निशन के लिए, जो कि अलग अलग कंपनीज यूज़ करती है या फिर कोई अलग अलग फर्म्स वगैरह इसका यूज़ करती है। तो ये है हमारा डीप विजन AI। तो बस ये सॉफ्टवेयर है, इनके नाम याद रख लेना, जो आपको याद रह जाता है वो ठीक है, और बाकी अंदर से वही बकवास लिखी है कि ये जो है वो फेस को रिकॉग्नाइज करने के काम करता है। और इसी तरह एक सेंस टाइम करके है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जो कि इसी काम में हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारा एक अमेजोन का ही है, अमेजोन रिकॉग्निशन। तो इसमें सी की जगह इन्होंने के लिख रखा है, जैसे कि हमने लिख रखा है क्रेजी में के लिख रखा है सी की जगह, इसी तरह इन्होंने सी की जगह के लिख रखा है अमेजोन रिकॉग्निशन। कभी आप सी लिख के आ जाओ गलती से। इसी तरह एक फेस फर्स्ट करके भी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है फेस रिकॉग्निशन की। फेस रिकॉग्निशन काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है यार, काफ़ी सारे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिए हैं, बाकी आप ये देख लेना, जैसे कि एयरलाइन में मैंने बताया, एयरपोर्ट वगैरह पर आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा। हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है कि कौन कौन से पेशेंट्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट कर देगा, और उनका नाम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स आ जाएगी एक बार फेस डिटेक्ट हो जाता है तो। और यहाँ पर इमोशंस और सेंटिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए है कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो वो चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू पता चल जाएगा कि इसके एक्सप्रेशन कब चेंज हुए थे, कैसे चेंज हुए थे। कोमा में मरीज पड़ा है तो उसका भी डिटेक्ट कर सकता है कि कोमा से कब बाहर निकला था, क्योंकि 24 घंटे तो कोई नज़र नहीं रख सकता। तो जैसे उसके मोशन आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि बंदा कोमा से बाहर आने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एप्लीकेशन हो सकती है, आप अपने आप से ढूंढ लेना। और यहाँ पर जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ वो काफ़ी लिमिटेड दे रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सटीक और काफ़ी इनफ चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके अलावा भी कहीं से सर्च करने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो, नोट्स में ये ऐड करो। और बाकी आपको पता ही है, ये नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा कमेंट, वहां से जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी अपने नोट्स अलग से बना लेना या फिर इसको प्रिंट कर लेना, कलर में करना। देखो मैं जो भी नोट्स देता हूँ ना, कलर होता है तो वो हेडिंग और सब हेडिंग का सही से पता चल जाता है, और इसमें अलग से अपनी पॉइंट्स ऐड करते रहना जो आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके टीचर जो बताते हैं वो आप ऐड करते रहना। और बाकी जो इसके अलावा आपको कुछ और समझना है, अपनी रिसर्च कर लेना, अपने टीचर से आप समझ सकते हो। अब कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस रिकॉग्निशन में देखने को मिल जाती है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। सबसे पहले तो पोज आपने देखो एकदम सीधा, एकदम ये अभी मैं अपना फेस सीधा कर लेता हूँ, एकदम 90 डिग्री पर आपने फेस को डिटेक्ट कराया। अब इसके बाद आप फेस अनलॉक करने गए, कर रहे हैं साइड से, साइड पोज देके इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत एंगल चल जाता है, लेकिन ज़्यादा आपने इसको एंगल पर
करने की कोशिश करी तो फेस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता सही से। एक्सप्रेशन की चीज़ आ गई। देखो यार, आपने जब फेस को डेटा को रजिस्टर करा था, जब आप काफ़ी खुश थे और आपने स्माइल में यहाँ पर दे दिया, और बाद में आप जब फेस अनलॉक करने के टाइम पर गए और आपका भाई हालत ख़राब है, आप रो रहे हो और आपकी एक्सप्रेशन काफ़ी गंदे हो रहा है, तो वो भी उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो कोई और बंदा था और आप कोई और बंदे हो। एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जवानी में फेस अनलॉक लगाया तो बुढ़ापे में जाकर उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी भाई बुढ़ापे में आपका फेस काफ़ी बदल जाता है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। सिमिलर फेसेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका जुड़वा भाई है कोई, आपने फेस लॉक लगा रखा, आपका जुड़वा भाई उसको अनलॉक कर सकता है अगर दोनों की शक्ल सेम है, तो ये अगर सेम है तो ये अनलॉक हो सकता है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो अब देखो ये चीज़ें ना आपको लगेगी भाई ये रिपीट हो रही है बार बार, अभी तो देखा था फिर से वही बात आ गई। तो मैंने बताया ना, ये सबसे पहले तो है कंप्यूटर विजन के पार्ट। कंप्यूटर विजन में आया हमारा इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन के भी एप्लीकेशन या फिर यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो इसलिए ना ये एक ही बाप की औलादे आए जा रही है, बार बार आए जा रही है, और सभी के जीन्स में सभी चीज़ें सेम है, तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन शब्द से ही, इसके शब्द जो है, इसका नाम जो है, उसी से ही आपको पता चल रहा होगा ये क्या काम है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल शुरू में वही दिया था, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा ये माइक है, इसको मैंने स्कैन करा, इसने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होता है काफ़ी जगह में, अलग अलग तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सामने बंदा खड़ा है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये बंदा है, इससे हमें बच के चलना है, तो कार जो है वो अपने आप ही उससे हट जाएगी। जो हमारी ऑटोनॉमस कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, इस तरह से हमारी काम करती है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसी तरह आपको लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि इसमें 4 टास्क होते हैं मेनली, जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड टैगिंग है, मतलब वो ये प्रोसेस है पूरी कि सबसे तो पहले वो डिटेक्ट करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन बता देगा, मतलब वो क्या ऑब्जेक्ट है, क्लासिफिकेशन कर देगा, और अगर वो काफ़ी सारी कैटेगरी में आ रहा है तो उसको टैग कर देगा। और इसी तरह डिटेक्शन में है, अगर या तो वो मोटी मोटी आउटलाइन करके बता देगा उसके बारे में, या फिर पिक्सल बाय पिक्सल उसकी मैपिंग करके बता देगा ज़्यादा प्रिसाइजली। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्निशन। अब देखो स्पीच रिकॉग्निशन था हमारा यूनिट नंबर 3 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, पहला ही इसका पॉइंट था, पहला ही टॉपिक था, सब टॉपिक था स्पीच रिकॉग्निशन। तो मैंने कुछ नहीं करा, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्योंकि फिर से अलग चीज लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और सेम वही चीज थी, तो मैंने एग्जैक्टली वैसी Ctrl+C दबाकर Ctrl+V कर दिया यहाँ पर, और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, मतलब ये टॉपिक काट ही सकते हो इस यूनिट में से, क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी यूनिट नंबर 3 में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू सा दे देता हूँ। स्पीच रिकॉग्निशन होता क्या है? इमेज रिकॉग्निशन इमेज को पहचान कर रहा था, और स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो आवाज़ को पहचान कर रहा है, हम क्या बोल रहे हैं वो उसको पहचान कर पा रहा है। तो हम जो बोल रहे हैं वो उसको पहचानना स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, जो हम नॉर्मली स्पोकन वर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर NLP का यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो कि यूनिट 3 में हम देख चुके थे, और उसी में ही हमारी स्पीच रिकॉग्निशन थी, उसमें भी हम देख चुके थे। जैसे कि आप वॉइस टाइपिंग कर पाते हो गूगल कीबोर्ड में बोलकर, या फिर वॉइस सर्च करते हो यूट्यूब वगैरह पर बोल के सर्च कर देते हो, तो आपकी आवाज़ को पहचाना, आपने क्या बोला और उसको उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो स्पीच रिकॉग्निशन हमारी यूज़ हो गई। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, और इसको आप देखना है तो इसकी यूनिट नंबर 3 की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना, काफ़ी अच्छे से और डिटेल में और बिल्कुल गहराई में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ होती है। इसके टाइप्स वगैरह यहाँ पर आप देख लेना किस तरह से होता है, वो सब मैं उसमें दिखा ही चुका था। और यहाँ पर नंबरिंग की गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये जो फाइनल वर्जन आपको मिलेगा ये मैं सही करके दे दूंगा, तो ये चीज़ आप देख लेना। एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, वही है, देखो वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलकर वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो वॉइस कमांड दे सकते हैं, जैसे कि आपके वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह होते हैं, गूगल, सिरी और एलेक्सा वगैरह, इसको बोलकर आप कमांड देते हो तो वही हमारा स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अब तो यार स्पीच रिकॉग्निशन, अपनी स्पीच को, अपनी वॉइस को आप यहाँ पर एज अ बायोमेट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हो, लॉक लगा सकते हो आवाज़ से, जिससे आपकी आवाज़ से ही आपका चीज़ जो है वो अनलॉक होगी। सिक्योरिटी पर्पस में लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। वॉइस सर्च कर सकते हो, ऑटोमेटिव में यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसे कार है तो कार में आप
कुछ कंट्रोल करना है, फ़ोन आ रहा है, तो आप जो है वो कार में ऑटोमेटिकली बोलकर उसको रिसीव करा सकते हो, किसी को कॉल करनी है बोलकर करा सकते हो, जिससे आपकी ड्राइविंग पर फ़र्क ना पड़े। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारा आता है कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन वही बात है, मैं शुरू में ही 2-3 बार कंप्यूटर विजन के बारे में बता ही चुका हूँ। जैसे कि इंसान चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, इसी तरह जो है कंप्यूटर से हम वो काम करवाने जाए कि वो भी कंप्यूटर अपने आप देखे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चल रही है, कितनी दूर क्या चीज़ रखी है। बिल्कुल जैसे इंसान आंखों से देखता है, इस तरह से कंप्यूटर देखने लगे तो कंप्यूटर विजन हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीवी बोलते हैं, प्यार से सीवी बोलते हैं। तो ये जो है ह्यूमन विजन की तरह काम करता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखो इसके अंदर वही चीज़ है, वही एप्लीकेशन है, इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन। फिर से वही चीज़, आप बोलोगे आप थक गए बार बार एक चीज़ को देखते देखते, तो वही चीज़ फिर से आ जाएगी। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और ये ऑब्जेक्ट को देखेगा, वीडियोस वगैरह को देखेगा जैसे एक इंसान करता है। अब एग्जांपल, ये ना इंसान से बेटर चीज़ें भी देख सकता है। हमारी आंखों की भी एक रेंज होती है, जैसे कि हमारे भी कुछ फ्रेम रेट्स होते हैं कि ज़्यादा मोशन की हम चीज़ें नहीं देख सकते हैं। मान लो क्या एग्जांपल देता हूँ आपको, गन से एक बुलेट निकली, उसमें से बंदूक गोली जो निकलती है वो आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना, इतनी तेज जाती है। मान लो, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप एक कार में बैठे हो, दूसरी कार एकदम सू सा आपके पास से निकल के गई, उसमें कौन बैठा था, क्या था, आपको नहीं देख सकते ना, लेकिन वो कंप्यूटर विजन के थ्रू हम उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर विजन का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अपने फ़ोन के कैमरा ही देख सकते हो, उसमें प्रो मोड या फिर मैनुअल मोड होता है जिसमें हम शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर कैमरा होता है तो उसमें हम शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो शटर स्पीड कम कर दो तो वो काफ़ी छोटे, काफ़ी मिली सेकंड में एकदम से फोटो कैप्चर कर देगा। इतनी तेज कोई मूव हो रहा था तो एकदम से झट से एक ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देगा। जो फोटोग्राफी मैनुअल मोड में करता है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी आपकी इमेज रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन तो इसके अंदर आई गए। तो इसमें लिखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है जो कि ईजी है। जैसे कि हार्डवेयर कौन कौन सा जरूरत पड़ सकता है कंप्यूटर विजन सिस्टम के लिए, पावर सप्लाई चाहिए, पावर चाहिए उसको, और सेंसर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी जिससे इमेज का एक्विजिशन करेगा, जैसे कैमरा वगैरह, प्रोसेसर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्प्ले हो गया, उसको देखने के लिए जो भी हमें दिख रहा है, और काफ़ी सारी एक्सेसरीज हो गई, कैमरा स्टैंड हो गया, और केबल हो गई, कनेक्टर वगैरह हो गया। कंप्यूटर विजन कौन कौन से टास्क कर सकता है? ऑब्जेक्ट, देखो वही चीज़ आ गई, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, इमेज को क्लासिफाई कर सकता है, इमेज कैप्शनिंग कर सकता है। ये भी हम पहले वाली यूनिट में देख चुके थे, इमेज कैप्शनिंग क्या होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी इमेज दे दो, फोटो दे दो, तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा, कैप्शन दे देगा इसमें क्या चीज़ चल रहा है। मतलब आपने ये देखो, गूगल फोटोज़ में आप फोटोज़ अपलोड करते हो, फोटोज़ पड़े रहते हैं, तो उसमें आप वैसे भी सर्च कर सकते हो। बीच सर्च करोगे या फिर पार्टी सर्च करोगे, जितने भी आपके पार्टी के फोटो होंगे वो आ जाएगा। आप बर्थडे सर्च करोगे तो जितने भी बर्थडे के फोटो हो जाएंगे है आपके फ़ोन में, वो सब कुछ दिखा देगा। तो वो एआई का यूज़ करता है, यहाँ पर इसी का ही चीज़ यूज़ करता है। वो इमेज को कैप्शन दे देता है कि इमेज में क्या चीज़ है, क्या उसमें एक्शन हो रहा है, तो वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपके पास काफ़ी फ़ोन में काफ़ी सारे फोटोज़ हैं, तो उसमें जैसे गूगल फोटोज़ में आपके सर्च कर सकते हो डांस, तो वहाँ पर आपके जितने भी डांस के फोटोज़ हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्टर शॉर्ट करके आपको दे देगा। तो इस तरह से इमेज कैप्शनिंग हमारी काम करती है। इमेज रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है किसी इमेज में कोई चीज़ जो है मिसिंग हो सकती है तो उसको भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन वही बात है, फिर से रिपीट नहीं करूँगा। सेमेंटिंग सेगमेंटेशन है जो कि क्या करता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पर किसी इमेज में दे रखा है तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर डिटेक्ट वगैरह कर लेता है। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया कंप्यूटर विजन क्या होता है। तो देखो यार, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी, मतलब यार टेक, कंप्यूटर, मोबाइल, गैजेट्स और ब्लॉगिंग, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ में घुसा रहता हूँ। कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब देखो फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रही है। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है कंप्यूटर विजन की, कोई पूछ ले आपको तो लिख सकते हो। सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ कर सकते हैं हम, फेशियल रिकॉग्निशन में यूज़ कर सकते हैं, एआर वीआर में यूज़ कर सकते हैं हम, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जो है मैंने दे रखा है आपके इमेज रिकॉग्निशन की जितनी भी एप्लीकेशन है सब इसमें लिख देना, फेस रिकॉग्निशन की एप्लीकेशन सब इसमें लिख देना, और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की सभी एप्लीकेशन इसमें लिख देना, क्योंकि ये है तो उसी की औलाद, तो वो चीज़ें सब आपकी सेट हो जाएगी। और बाकी आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी। OCR हो गया हमारा, सेल्फ ड्राइविंग कार मैंने दिखाई दिया,
फास्ट टैग देखने को मिलता है, कार में आपका फास्ट टैग लगा रहता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। कार का चलान एकदम से कट जाता है आपका, एकदम से नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेता है, वो फोन से फोटो कैप्चर कर लेता है और डायरेक्टली आपकी सारी डिटेल मिल जाती है और चलान आपका कट जाता है। आप फिल्टर्स वगैरह यूज करते हो, जैसे कि स्नैपचैट में कुत्ते का फिल्टर या फिर फेस ऐप में बुड्ढे का फिल्टर, तो मैचिंग सी होगी, राइमिंग सी हो गई, तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप फिल्टर्स वगैरह जो भी यूज़ करते हो स्नैपचैट में, जीभ निकालने वाले या फिर एज चेंज करने वाले, ये सब जो है जितना भी काम चल रहा है ना, वो सब कंप्यूटर विजन का ही है। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट चीज़, वो है रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। तो ये भी आपको पता है सब कुछ, क्या चीज़ कैसे होती है, इसको भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। और डेफिनेशंस और लिखने का मटेरियल आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, और इसकी ई बुक भी रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10 तारीख तक मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, सब एक्स्ट्रा डेफिनेशंस देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और भी अलग अलग मटेरियल्स उसमें अपडेट होते रहेंगे जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती रहेगी। अलग अलग वर्जन आएंगे उसके, तो वो अपडेट होते रहेंगे। तो ज़रूर से ई बुक को भी आप डाउनलोड कर लेना जैसे ही वो रेडी हो जाती है। तो फिलहाल रोबोट क्या है? रोबोट जो है वो एक मशीन होती है जो कि काफ़ी सारी काम जो है इंसान करता है, उनके बदले वो काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इधर से उधर उठाना है तो वो इंसान मैनुअली उठाएगा तो काफ़ी कष्ट पड़ेगा, तो हम एक मशीन बना सकते हैं, एक रोबोट बना सकते हैं जो इधर से सामान उठाकर उधर रख दे। या फिर काफ़ी सारे काम होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, काफ़ी चीज़ें होती है जैसे कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका मदरबोर्ड उठाकर उसके कैबिनेट में रखना और उसको स्क्रू से टाइट करना, ये इंसान मैनुअली करेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। हम रोबोट से करा सकते हैं, एक मशीन होगी जो कि अपने आप उठाएगा और सामान उसमें स्क्रू कर देगा और आगे उसको पास कर देगा। तो इस तरह से रोबोट का हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑल इन वन रोबोट भी हो सकता है जो कि पूरा इंसान वाला काम कर सकता है, जैसे इंसान से कुछ भी काम करा लो वो वैसा काम कर सकता है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, और रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कि सोफिया मैंने यूनिट 1 में आपको दिखाई थी, एक रोबोट थी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, इंसान की तरह बोलती है, काम करती है, हाथ वाथ पैर वैर चलाती है, तो वैसे रोबोट्स भी होते हैं। तो हमारे रियल वर्ल्ड में होते हैं जो कि काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर, किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, किसी चीज़ को उठा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा है। कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? तो पावर सप्लाई चाहिए, देखो एक्वेटर चाहिए जो कि उस पावर सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो हाथ पैर हिलाना हो, इधर से उधर रखना हो। मोटर्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि रोटेटरी यहाँ पर मूवमेंट वगैरह होगा, मसल्स वायर, सेंसर्स वगैरह, और स्पेशल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे तो अल्ट्रासोनिक मोटर्स का यूज़ होगा। और सेंसर्स में भी जैसे कि डेप्थनेस, कितनी चीज़ कितनी दूर रखी है, किस स्पीड से उठाना है, तो वो सभी चीज़ें जो वो सेंसर डिटेक्ट करेगा और हमें बताएगा। तो देखो यार, मैं एमसीक्यूज़ की एक सीरीज लाने के लिए सोच रहा हूँ, तो एमसीक्यूज़ की भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, और यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आएगी। जो आप चाहोगे तो नीचे कमेंट करके बता देना। फ्यूचर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की इसी तरह से, इसी स्टाइल में, पर यूनिट पर वीडियो, मतलब काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल और नोट्स के साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की और भी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि वो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और बाकी कोई नोट्स वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ वगैरह जो भी प्रोवाइड करनी होगी, मैं kkword.in जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और इस सब्जेक्ट के भी जितने भी नोट्स हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है जो कि फ्यूचर में ऐड होने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सर्च कर लेना kkWord या फिर kkWord.in डायरेक्टली खोल लेना, और यहाँ पर बेल आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी नोट्स वगैरह आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर नोट्स का सेक्शन मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट के डालने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे कि एआई पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर एआई के जितने भी नोट्स वगैरह होंगे, जितने भी सब्जेक्ट के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए तो यार सब्सक्राइब कर लेना इसको और चेक करते रहना। तो वापस आता है और बात करते हैं रोबोट के लोकोमोशंस के बारे में। देखो, आपने बायो वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लोकोमोशन क्या होता है, मतलब चलना वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हमारी लोकोमोशन है। जैसे हम चलते हैं तो इस तरह से रोबोट किस तरह से चल सकता है। यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि लेग्ड लोकोमोशन है, मतलब रोबोट ऐसा बना सकते हैं जिसके पैर होंगे जो कि जैसे इंसान चलते हैं वैसे ही चलेगा, जंप करेगा, क्लाइंब करेगा, झुकेगा, बैठेगा, सब कुछ काम करेगा जैसे कि एक इंसान करता है। चाहे तो हम एक रोबोट ऐसा लगा सकते हैं जिसमें व्हील हो, तो जैसे पहिए होंगे, उसके पैरों की जगह पहिए होंगे और वो पहियों के साथ साथ चलता रहेगा। स्लिप स्किड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जिसमें क्योंकि बेल्ट होगी, जैसे कि
आपने देखा होगा ना, वो क्या होता है रोड पे जो चलता है उस पे ऐसे लंबे लंबे वो होता है, बेल्ट लगी हुई होती है, कुछ इस तरह की रोबोट भी बना सकते हैं। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, इसका फोटो देख लेना एक बार। तो वैसे भी इसके रोलिंग वाला यहाँ पर रोबोट बना सकते हैं जो कि स्लिप वगैरह करने में हम यूज कर सकते हैं। अब रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स बेसिकली सिंपल सी बात है, रोबोट की स्टडी करने की जो ब्रांच है एआई में उसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं। तो रोबोट्स के बारे में जो हम एआई में पढ़ते हैं वो रोबोटिक्स होता है। और दोबारा रिपीट कर दिया, तो यहाँ पर सब कुछ वही चीज़ है कि रोबोट्स की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसी होती है, शेप साइज वगैरह कैसी होती है, और इसका कंपोनेंट्स पावर वगैरह ये सब चीज़ें बकवास लिख रखे, ये देख लेना क्योंकि वही बात है जो आपको पता है ऑलरेडी। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं रोबोट्स की, ये भी आप अपने आप लिख सकते हो। जैसे कि इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग में बताया था किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि कोई भी सामान इधर उधर उठाना हो, किसी सामान को काटना हो, वेल्ड करना हो, छेद करना हो, पॉलिश करना हो, तो वो काम इंसान की जगह हम रोबोट से करवा सकते हैं। मिलिट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री में ऐसी जगह हम कुछ काम होता है जहाँ पर इंसान जाएगा तो शायद खतरा हो सकता है, तो ऐसे डेंजरस जगह पर, डेंजरस जोन पर जो है हम वार वाली जैसी जगह पर रोबोट्स को भेज सकते हैं और उनसे वो काम करा सकते हैं। और मेडिकल सप्लाई में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज वगैरह जो है वो भी रोबोट से करा सकते हैं। और एंटरटेनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। डिज्नी ने भी काफ़ी सारे अपने इंजीनियर्स ने जो है उनके काफ़ी सारे रोबोट्स बनाए थे जो कि मूवी मेकिंग में काफ़ी हेल्प कर रहे थे उन्हें। और स्पेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं रोबोट्स का। तो देखो यहाँ पर स्पेस में जाने के लिए काफ़ी खतरा होता है, तो काफ़ी सारी खतरनाक जगह जो है स्पेस में हम खुद ना जाकर रोबोट्स को भेज सकते हैं और वो हमें सब चीज़ें कलेक्ट करके देता रहेगा। जैसे आपको पता ही होगा जो रॉकेट यहाँ पर जाते रहते हैं अलग अलग प्लेनेट पर, तो वो वहाँ पर लैंड हो जाता है और वहाँ पर रोबोट ही तो रहते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन हमें अर्थ पर सेंड करते रहते हैं। अगर ये ना होता तो फिर इंसान को ही जाना पड़ता और 12 महीने वहाँ दूसरे प्लेनेट में रहना पड़ता और वो काम करके देता है जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता था इंसान के लिए। तो ये हमारी यूनिट खत्म हो चुकी है, और कैसे लगी ये यूनिट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आ रही है। और अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब जैसे मैं बता रहा था ई बुक के बारे में, तो अभी 7th क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। इसके बाद और भी ऐड होने वाले जो कि ई बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको रीड कर लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एआई की आने वाली है, जिसमें काफ़ी सारी और डिटेल्स आपको देने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह और नए सब्जेक्ट के साथ भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कौन सा सब्जेक्ट में देखना चाहते हो इसी तरह की स्टाइल की वीडियोस, तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार फाइनली हमारे सिलेबस भी कंप्लीट हो ही चुका है, तो प्लीज़ लाइक करना और दिखाना कितना मज़ा आया आपको इस एआई को कंप्लीट करने में।